नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको सीटेट के होने वाली अगस्त की परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। और मैं आपको हिंदी विषय के व्याकरण और शिक्षण शास्त्र दोनों पे चर्चा कर रही हूं। वो आपके पुराने हो चुके पेपरों पर आधारित है, जिससे हम समझ रहे हैं कि कैसे अगस्त में आने वाली परीक्षा में आप अपने पूर्णांक हिंदी में, चाहे वो व्याकरण का हो चाहे वो शिक्षण शास्त्र का हो, उसको पा सकते हैं। तो आज चूंकि मैं बात करने वाली हूँ उसके भाग 1, जिसमें आपके व्याकरण से गद्यांश और पद्यांश आते हैं, आपको उनका उत्तर देना होता है। और उसमें समाहित होता है व्याकरण का वह समग्र अंग जिससे प्रश्न बन सकते हैं। वो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, कोई भी रूप हो सकता है। उसमें हम कह नहीं सकते कि इस गद्यांश या इस पद्यांश में यहीं से प्रश्न आएगा। तो हमारी तैयारी उस गद्यांश और पद्यांश के अकॉर्डिंगली होती है। और शिक्षण शास्त्र में हम शिक्षण शास्त्र से जुड़े हुए सिद्धांतों की बात करते हैं। तो आज का हमारा जो पेपर है, जिसका हमने आधार बनाया है, वो है 4 जनवरी 2021 के हुए आपके पेपर की हम बात करेंगे, उसके पहले भाग की, जिसमें गद्यांश और पद्यांश पे आधारित क्लासेस हैं। तो चलिए सीधे अपने क्लास पे आते हैं और क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले गद्यांश की। गद्यांश की बात शुरू करने के पहले वही बात फिर से दोहराऊंगी आपके लिए कि हम जब भी गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे, सबसे ज़रूरी बात हमें ये याद रखनी है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद हमें उसके गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश में जो मुख्य मुख्य बातें लग रही हैं उसको रेखांकित करना है। और रेखांकित करने को भी नंबरिंग करते रहेंगे, जिससे बाद में हमें बार बार उसको पढ़ना न पड़े। गद्यांश को एक बार पढ़ेंगे, सजग से पढ़ेंगे, सजग हो के पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे और उसी एक बार में समस्त उत्तरों को ढूंढ लेने की कोशिश करेंगे। कर सकते हैं और यही तरीका सबसे बेहतरीन होता है, जहां पे हम प्रश्न संख्या 1 से लेके 9 तक के प्रश्नों का, अर्थात 9 प्रश्न होते हैं आपके गद्यांश से। देखते हैं क्या गद्यांश आया था। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देश और व्यक्ति के पारस्परिक जुड़ाव है उसकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हीनता, अब हीनता और श्रेष्ठता क्या है? ये भाव है। तो यहाँ पे जिन भावनाओं की बात हो रही है कि हीनता हो या श्रेष्ठता हो, उनका संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर कलंक का टीका नहीं, बल्कि देश का माथा भी, देश का सिर भी नीचे होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का सिर भी ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। अब यहाँ पे परस्पर संबंध की बात कर रहे हैं देश और व्यक्ति के, कि हमारा श्रेष्ठ काम देश के गौरव को बढ़ाता है और हमारा जो हीन कार्य होता है, जो बुरा कार्य होता है, वो देश पे भी कलंकित करने वाला होता है। फिर कह रहे हैं, क्या आप चलती रेलों में, क्लबों में, चौपालों में और मोटर बसों में कभी ऐसा चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा है, या यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी और देश से करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या कभी आप केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर उधर की लगाते हैं? अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा करते हैं? होटलों, धर्मशालाओं या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? पीक का मतलब जो हम थूकते हैं उसकी बात हो रही है। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं? निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात पहुंच रहा है या लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। संस्कृति क्या होती है? हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार, जो हम जैसा करते हैं। और सबसे
सबसे जो मुश्किल इस किसी भी देश के संदर्भ में है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उसे हमें स्वयं कर्म में लाना होता है तो हम वो कार्य नहीं करते हैं। लेखक किसी बात की कर रहा है कि हम किसी के बुलाए हुए उत्सव में देर से पहुंचते हैं, हम जाके मेलो ठेलो उत्सव में ठेलम ठेल भी करते हैं, हम जीनों में, आप देखिए सरकारी दफ्तरों के जीनों में कितना पान का पीक पड़ा रहता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं समाज में, तो जो हो रही हैं उनको सही करने की बात कर रहा है। तो लेखक ने इस पूरे गद्यांश में जो प्रश्न उठाए कि यदि आप अपने घर का कूड़ा बाहर डालते हैं, यदि आप इधर उधर की बातें करते हैं, यदि आप केला खाकर छिलका बाहर फेंकते हैं, यदि आप अपने घर दफ्तर गली को गंदा करते हैं, आप होटल धर्मशाला या ऐसे कोई भी सार्वजनिक जगह, बहुत से पार्कों में हम जाते हैं और चिप्स के पैकेट या कोई भी रैपर या कुछ भी खाते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इन्हीं सब हमारे जो व्यवहार की बात की जा रही है, कह रहे हैं अगर आप आपका उत्तर इन प्रश्नों को लेके हाँ है, इनमें से कोई एक काम भी अगर आप हाँ में करते हैं, इसका मतलब देश की अस्मिता और संस्कृति को आप खतरे में डाल रहे हैं। हमारा व्यवहार ही तो देश की संस्कृति बनाएगी। अगर हमारे देश के बारे में लोग कहते हैं कि अनेकता में एकता, तो जाहिर सी बात है वो अनेकता में एकता दिखनी चाहिए। वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे व्यवहार में वो दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार में वो समता का भाव दिखना चाहिए, हमारे भाव में आपके देश के प्रति आपका प्रेम दिखना चाहिए। कह रहे हैं अगर आप जाते समय इन सब की चिंता नहीं करते हैं तो आप देश की चिंता नहीं करते हैं। पूरे गद्यांश में जो लेखक का मुख्य रूप है कि वो श्रेष्ठता और हीनता को देश की श्रेष्ठता और हीनता से आपको जोड़ रहे हैं। उनके कहने का उद्देश्य है कि अगर हम वो सारे व्यवहार कर रहे हैं जो अपने लिए हमें अच्छा नहीं लगता है, या अपने घर की सारी सफाई तो हम कर रहे हैं लेकिन अपने देश में स्थानों कोनों उत्सव में हर वो कार्य कर रहे हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो आप देश की प्रतिष्ठा और संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लेखक का मानना है। और जब हम नैतिकता की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जैसा व्यवहार हमें अच्छा लगता हो अपने लिए, हमें ठीक वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करना चाहिए। अब देखते हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न कैसे बने हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा है? पहला ही प्रश्न, क्योंकि शुरुआत में ही लेखक ने आपको स्पष्ट बता दिया था कि व्यक्ति के हीनता और श्रेष्ठता का जुड़ाव उसके सीधे देश के साथ है। तो कह रहे हैं कि देश की हीनता और श्रेष्ठता कोई हीन या बुरा काम, शिष्ट व्यवहार के प्रति विपरीत आचरण और देश की प्रतिष्ठा। तो जाहिर सी बात है लेखक ने सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पे किसी हीन आचरण नहीं, बल्कि हमारी श्रेष्ठता और हमारी हीनता का सीधा संबंध हमारे देश की हीनता और श्रेष्ठता से होता है। हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो देश श्रेष्ठ हो रहा है, हमारा कर्म हीन है तो हमारे देश की भी हीनता हो रही है। सीधे लेखक में गद्यांश में लेखक ने इस बात का उल्लेख किया हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि देश का सम्मान बढ़ने से क्या आशय है? आखिर ऐसा क्या होगा कि देश का सम्मान बढ़ेगा? पहला ऑप्शन शिष्ट व्यवहार, बी संस्कृत की सुरक्षा, सी ईमानदारी और डी अच्छे दिन की शुरुआत। आप जानते हैं कि देश का सम्मान कब बढ़ेगा? जब हम अपने संस्कृति की सुरक्षा करेंगे, अर्थात हमारे व्यवहार की सुरक्षा करेंगे, तो देश का सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। और वो किससे होगा? आपके शिष्ट व्यवहार से, आपकी ईमानदारी से और आपके अच्छे दिन के शुरुआत से, आपके अच्छे कर्मों से। फिर कह रहे हैं कि शिष्ट व्यवहार का क्या उदाहरण है? वचन न निभाना, अपशब्दों का प्रयोग कम करना, कूड़ा बाहर फेंकना, समय का पाबंद होना। शिष्ट व्यवहार, अशिष्ट का मतलब जो व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो शिष्ट व्यक्ति क्या होगा? नम्र होगा। जो नम्र होगा वो अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपशब्दों का प्रयोग करना। सॉरी, यहाँ पे शिष्ट व्यवहार पूछा गया है। चलिए, इसे होता है ना कि ध्यान देना बहुत जरूरी है प्रश्न का। कह रहे हैं कि शिष्ट व्यवहार क्या होता है? तो ये वचन निभाना भी नहीं है, अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं है, कूड़ा बाहर फेंकना भी नहीं है। ये क्या है? आपके समय की पाबंदी, कि हम कैसे उसमें समय के प्रति पाबंद हो सकते हैं। प्रश्न पूरा उल्टा कर दिया। मैंने क्या समझा कि कौन सा शिष्ट व्यवहार नहीं है, तो हमने कहा अपशब्दों का। प्रश्न को हल्के से हमने अगर सही से नहीं पढ़ा तो उत्तर आपका पूर्णतः गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे शिष्ट व्यवहार क्या है? समय का पाबंद होना।
फिर कह रहे हैं कि गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ कहाँ है, असल गड़बड़ कहाँ है इसकी बात। तो क्या कमियों को उजागर करना, या दूसरे देशों की जानकारी रखना, या बी शिष्ट व्यवहार करना, या केवल निंदा करना, सही व्यवहार न करना। अब यहाँ पे कमियों को उजागर कर देते तो गड़बड़ होता ही नहीं, शिष्ट आचरण करते तो गड़बड़ी होती ही नहीं, दूसरे देशों की जानकारी रखने से कोई गड़बड़ी नहीं होती है। गड़बड़ी कब होगी? जब हम अपने व्यवहार के प्रति सजग नहीं होंगे। तो केवल किसी की निंदा करना और उसके अनुसार अपना व्यवहार न करना, यही कहा जाता है आपका गड़बड़ की बात। कि असल गड़बड़ वहां पे है जहां सिर्फ निंदा हो रही है लेकिन सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। वही गद्यांश के अनुसार क्या होगा? आपका उत्तर चौथे का डी सही हो जाएगा कि इस गद्यांश में असल गड़बड़ से जो लेखक का तात्पर्य है कि हम कहते कुछ और है और करते कुछ और है, ये हमारे प्रश्न से संबंधित हो जाएगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न आपके समक्ष है कि लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गद्यांश के अनुसार। जब भी हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो सबसे जरूरी क्या होता है कि हर प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अनुसार देना है। अब यहाँ देखिए, देश की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा लेखक की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण, वो हीनता और श्रेष्ठता को देश के साथ जोड़ के देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपने देश की दूसरे देश से तुलना, ये कहीं से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात नहीं होगी क्योंकि वो व्यक्ति के व्यवहार को देश के सम्मान के साथ जोड़ रहे हैं। हो सकता है पहला प्रश्न, पहला विकल्प सही हो, लेकिन हम चारों को पहले देखेंगे। दूसरा है शिष्ट व्यवहार की अनदेखी करना। ये कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? क्योंकि लेखक चाहता है कि इस देश में समस्त लोगों का व्यवहार शिष्ट हो और लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही व्यवहार करें अपने लिए जो सोचते हैं। तो ये नहीं होगा। राष्ट्रीय संस्कृति की उपेक्षा, अगर ये उपेक्षा करने की बात होती तो लेखक समझाने का प्रयास न करता। लेखक चाहता है कि हमारी संस्कृति हमारे व्यवहार से झलकती है, तो जो हम श्रेष्ठ और हीन अपने व्यवहार में महसूस करते हैं वही हम अपने देश की श्रेष्ठता में अच्छे व्यवहार के द्वारा स्थापित करें। तो गद्यांश में मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भाव आपके हैं हीनता या श्रेष्ठता के, वो आपके देश से जोड़ के देखे जाने चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। पूरे गद्यांश का यही संपूर्ण भाव है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति की श्रेष्ठता और हीनता न होकर बल्कि देश की प्रतिष्ठा और उसकी श्रेष्ठता से संबंध है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हमारा पांचवा का ए हो जाएगा कि लेखक चाहता है कि देश की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा की बात की जाए। अब देखिए आपके समक्ष आ गया शब्द श्रेष्ठता से क्या तात्पर्य है। शब्दों के अर्थ से भी संबंधित, क्योंकि शब्द होंगे आपके तत्सम और तत्सम शब्द से तद्भव शब्द बने होंगे। तो यहाँ पूछा गया श्रेष्ठता से तात्पर्य क्या है। यहाँ पे आप जानते हैं कि शब्द क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? जो सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छा हो। अब यहाँ पे इसमें ता क्या है? प्रत्यय है। जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द के रूप बदल जाते हैं। तो ये श्रेष्ठता किसी के उस भाव की बात हो रही है जो सबसे उत्कृष्ट हो। तो यहाँ पे देखेंगे हम, शुद्धता की बात नहीं की गई, स्वीकृति की बात नहीं की गई, बल्कि श्रेष्ठता अर्थात उत्कृष्टता। तो श्रेष्ठ शब्द में आप जानते हैं यहाँ पे क्या लगा है? ता प्रत्यय। और उत्कृष्ट शब्द है, यहाँ भी ता प्रत्यय लगाया गया है। तो अगर प्रत्यय पूछता तो आप कहते इसमें ता प्रत्यय है, लेकिन बात की गई थी उसके अर्थ की, तो हम उससे मिलने वाले पर्याय शब्दों की, तो हम उसका सही उत्तर दे देंगे कि इसका सही उत्तर है बी। छठे प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, जब कहा था ना कि असल गड़बड़ कहाँ पे है गद्यांश में, तो वहां पे एक मुहावरा आया था, कौन सा? इधर की उधर लगाना। अब पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है? बातें बनाना, हेरा फेरी करना, चुगली कर या आदान प्रदान करना। बातें बनाना नहीं। अब इधर की उधर वो किसको कहते हैं? कि वो तो बहुत इधर का उधर करता है, मतलब जो चुगली करना होता है। किसी की बात सुनी, थोड़ी सी बात यहाँ सुनी वहां कह दी, वहां सुनी वहां कह दी, तो इसको हम कहते हैं चुगली करना, या फिर इसी को हम कहते हैं इधर की उधर करना। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। इधर उधर करने का तात्पर्य है चुगली करना। चुगली करने के अर्थ में उसको लिया गया है।
8वां है प्रत्यय के दृश्य से भिन्न शब्द की पहचान अंकित कीजिए। अब यहाँ पे क्या है? मधुरता, प्रभुता, हीनता, राष्ट्रीय। करें कि प्रत्यय की दृष्टि से। अब यहाँ पे प्रत्यय वाले सारे शब्द हैं। यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ पे मधुर में क्या है? मधुर शब्द है, यहाँ पे लग गया ता, तो मधुरता है। फिर है प्रभुता, तो प्रभु शब्द में कहाँ लग गया? ता लग गया, तो प्रभुता हो गया। हीन शब्द में ता लग गया, तो ये हो गया हीनता। अब राष्ट्र शब्द है, क्या शब्द है? राष्ट्र, और यहाँ पे ईय प्रत्यय लगा है, तो राष्ट्रीय। तो यहाँ पे भिन्न शब्द छांटना था, तो बाकी सब में क्या लगा है? ता प्रत्यय, और यहाँ पे ईय प्रत्यय है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द राष्ट्रीय है। प्रत्यय वाला शब्द है लेकिन भिन्न प्रत्यय है, इसीलिए 8वें प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आपका उत्तर है कि संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? क्या सस धन कृति है? बिल्कुल नहीं, ये व्यंजन शब्द का शब्द है जिसको सम धन कृति, और ये इसका अनुस्वार हो जाता है। यहाँ पे नियम है कि अगर उसके पहले क के पहले ये अनुस्वार हो तो उसके अनुस्वार के रूप में ऊपर प्रयुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? समधन कृति संस्कृति हो जाता है, स के रूप में उसका बदलाव हो जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या है? समधन कृति संस्कृति हो जाता है। तो सही आपका विकल्प है 9वें प्रश्न का बी, कि इसका सही विकल्प समधन कृति व्यंजन संधि को व्याख्यायित करता है। इसके बाद है 10वें से लेके 15वें प्रश्न की बात की जाएगी आपसे कि प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 10 से लेके 15 तक की बात हम करेंगे यहाँ पे। अब चलिए हम देखते हैं पहले कि हमारे सामने गद्यांश जो पद्यांश है वो क्या कह रहा है। कि विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मन में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे मानव होने की श्रेष्ठता है उसकी बात है कि विघ्नों को गले लगाते हैं। जो ये व्यक्ति जो मनुष्य है वो क्या करता है? विघ्नों से हार नहीं मानता है, और क्या करता है कि विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हम मनुष्य ऐसे हैं, हम वीर मनुष्य ऐसे हैं जो विघ्नों से हारने वाले नहीं हैं, हम उसी में से अपने रास्ते को बनाते हैं। कंटकों को हटा के, कंटक का मतलब होता है कांटे, कांटों को हटाते हैं और वहां से रास्ते बनाते हैं, और विघ्न कैसी भी मुसीबत हो उसे हम गले मतलब स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मन में। करें ऐसा कोई भी इस संसार में मुसीबत नहीं है, ऐसा कोई भी विघ्न नहीं है जो हमें टिका सके, मन में बना रहे, ऐसा कोई विघ्न नहीं है। आता है विघ्न, आता है गले लगाते हैं और उसको भूल जाते हैं। कह रहे हैं कि खमठोक, खमठोक का मतलब हिम्मत के साथ, अपनी हिम्मत के साथ ठेलता है जब नर, जब अपनी हिम्मत के साथ, पूरे अपनी जमामर्दी के साथ जब यह मनुष्य ठेलने पे आता है, ठेले का मतलब धकेलने पे आता है, किसको? पर्वत को, तो बड़े बड़े पर्वत भी डिग जाते हैं। आप जानते हैं मांझी जिन्होंने पर्वत के बीच से रास्ता बनाया था, तो वही बात हो रही है ना कि जिस दिन ये अपनी हिम्मत पे आता है नर, उस दिन पर्वत भी अपने से उसके पांव भी उखड़ जाते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जिस दिन हम अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, अपनी शक्ति से हमारी पहचान हो जाती है, उस दिन पत्थर भी पानी में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात असंभव की चीज भी संभव हो उठती है, क्योंकि मनुष्य अपने शक्ति को पहचान लेता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अब देखिए ये उपदेशात्मक और मन में विश्वास भरने वाली कविता है। कह रहे हैं कि गुण बड़े एक से एक प्रखर, प्रखर का मतलब बहुत ही उत्कृष्टम, जो बहुत प्रखर का मतलब ज्योति बहुत प्रखर होती है, बहुत तेज। करें कि बहुत तेज है इस मनुष्य में, और सबके अंदर अनेक ऐसे गुण हैं जो उसको तेजवान गुणवान बनाते हैं। और यही नहीं, वो छिपा हुआ है, मनुष्य समझ भी नहीं पाता है कि इतनी शक्तियां उसके अंदर छुपी हुई हैं। और
कैसे छुपी हुई है? जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छुपी होती है। मेहंदी दिखती कैसी है? हरी, लेकिन जब वो हाथों पे लगती है तो वो लाल रंग की हो जाती है। जैसे मेहंदी के पत्तों में छुपी हुई लालिमा लगते ही अपने रंग को दिखा देती है, वैसे ही मनुष्य के अंदर बहुत सी शक्तियां जो प्रखर हैं, छुपी हुई हैं, लेकिन समय आते ही वो दिखने लग जाती हैं, वो दिख जाती हैं मेहंदी की तरह। कह रहे हैं कि वर्तिका बीच जो उजियाली हो। आपने दिया देखा है, दिया जब बत्ती जलती है तो उस बाती के बीच से उजाला निकलता है। कहें कि इस मनुष्य में शक्ति की पहचान जिस दिन हो जाए, वो अपने प्रखरता को खुद महसूस कर लेता है, जैसे वर्तिका के बीच में उजाला या प्रकाश निकलता है। क्या बत्ती जो नहीं जलाता है, जो अपने मन, अपने कर्म को, अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य की पहचान नहीं कर पाता है स्वयं में, वह रोशनी ने, अब जिसने बत्ती, अगर मान लीजिए आप कमरे में हैं और कमरे में रोशनी की सारी व्यवस्था है, लेकिन आप उसको ऑन नहीं करेंगे, आप उसको चलाएंगे नहीं, आप उसको जलाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है रोशनी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कर्मठता की बात की गई है कि जो अपने कर्म से अपनी चीजों को पहचान लेता है, ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिलना संभव है, लेकिन जो इन चीजों से दूर होता है उसे सत्य रूप से प्राप्त नहीं होता है अपने शक्ति का ज्ञान। अब देखते हैं प्रश्न कौन कौन से बने हैं। पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन जाता है, किसके द्वारा? अब पत्थर पानी बन जाता है, प्रेम की बात नहीं की गई, धर्म की बात नहीं की गई, नीति की नहीं, परिश्रम की बात की, कि जिस दिन खम ठोक लेता है जो मानव है, वो कुछ भी असंभव को संभव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बात है? पत्थर पानी बन जाए अगर मनुष्य पहचान कर ले। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा कि पत्थर पानी बन सकता है, किसके द्वारा? परिश्रम के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार मनुष्यों में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं? मनुष्यों में जो छिपे हुए गुण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं? करें पूरब में जैसे सूरज हो? बिल्कुल नहीं। प्रकृति में हरियाली, सागर में पत्थर, सागर में पत्थर दिखते हैं, प्रकृति की हरियाली दिखती है और पूरब में उगता हुआ सूरज दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेखक ने मेहंदी की पत्तियां हरी और रंग चढ़ता है लाल, वो छुपा हुआ है कि मनुष्य के अंदर गुण ऐसे छुपे होते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा कि मनुष्य में छुपे हुए गुणों की तुलना मेहंदी से की है। सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न है कि विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, पंक्ति का भाव क्या है? अब यहाँ पे उत्तर पहला ऑप्शन दिया है कि विपत्ति में सहनशील शक्ति नहीं रखते। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो बात क्या आ रही है कि कितनी भी बड़ी विपत्ति हो उसको, उस मुसीबत को गले लगा लेते हैं। मतलब स्वीकार्यता हर चीज की है कि मुसीबत हो तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक। तो यहाँ क्या होगा? बाधाओं को धैर्य और परिश्रम से सामना करते हुए विजयी होना, विपत्ति में पीठ दिखाकर भाग जाना, राह में थक कर सो जाना। बिल्कुल नहीं, इन दोनों की पूर्णतः बात नहीं की गई है। बात की गई है कि बाधाओं की स्वीकृति, कि बाधा में हम धैर्य रखेंगे और परिश्रम से सामना करते हुए उस स्थिति से छुटकारा पा जाते हैं। अब देखते हैं 13वें प्रश्न में कवि ने या लेखक के द्वारा कौन से प्रश्न को उठाया गया है। ओके, वर्तिका। करें वर्तिका का क्या अर्थ है? वर्तिका का अर्थ शूरवीर नहीं होता है, बहादुर नहीं होता है, सूरमा नहीं होता है, बल्कि दीपक की बाती। वर्तिका जो दीप की बत्ती होती है उसको बाती बोलते हैं। तो वर्तिका शब्द का सही अर्थ क्या है? दीपक की बाती, जो जलाने पे ही रोशनी देगी, या जैसे करें कि वर्तिका के बीच में रोशनी छुपी होती है, जब बत्ती जल जाती है तो रोशनी अपने आप अपने रूप को बिखेर देती है। अगला शब्द है आपका विलोम शब्द आ गया। यहां पूछा गया कि इस शब्द में रोशनी का विलोम शब्द क्या है? अंधेरा, चमकीला, प्रकाश या रश्मि। रोशनी का मतलब जहां पे सब कुछ दिख जाए खुली आंखों से। तो आप जानते हैं कि चमकीला नहीं होगा, चमकीली चीज हमें दिखेगी तो रोशनी को दिखाएगी। प्रकाश, रश्मि, यहाँ पे बात की गई है अंधेरे की। अंधेरा से तात्पर्य है रोशनी शब्द का विलोम अंधेरा से होगा, और अगर हम बात करेंगे उसके विलोम से शब्द से पर्यायवाची शब्द का, तो प्रकाश भी होगा, रश्मि भी होगा और चमकीला भी हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न दिया है, पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला, पैरों पर खड़ा होना, बी, पैरों से ताकत लगाना, सी, ठनक जाना और डी, हिम्मत हारना। पांव उखड़ना आपने सुना होगा कई बार, कई कहानियों में या कहीं पे कोई धारावाहिक देखते हुए आपने सुना होगा, किसी को सुना होगा कि शत्रुओं के पांव उखड़ गए, है ना। वो इतना वीर था व्यक्ति कि सामने वालों में शत्रुओं के पांव उखड़ गए। तो जब पांव उखड़ने का मतलब क्या है कि कोई वापस उल्टा लौट जाए। पांव उखड़ना, अब पांव उखड़ना का मतलब या तो हम कहीं पे एकदम जम गए हैं कि ये कार्य कम करके जाएंगे, लेकिन पांव उखड़ जाते हैं तो पांव का मतलब वापस चले जाना। तो अब यहाँ पे पैरों पे खड़ा होना ये नहीं होगा, ताकत लगाना नहीं होना, ठनक नहीं होना, बल्कि हिम्मत हारना। पैरों का उखड़ना मतलब वहां पे वो चीज हार के वापस चली जाए। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका? डी, पांव उखड़ना का यहाँ पे हिम्मत हारने से तब संबंध है। आपने देखा कि 4 जनवरी 2022 की जब हम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें आए हुए जो व्याकरण के प्रश्न हैं उसमें आपके गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के साथ साथ जो प्रश्न पूछे गए उसमें से पर्याय शब्द थे, उसमें उपसर्ग शब्द थे, उसमें तत्सम शब्द थे, अनेकार्थी शब्दों की बात की गई और विलोम शब्दों की बात की गई। और हर बार मैं आपसे यही कहती हूँ कि जब भी हम इस तरह की चीज़ों को करते हैं तो उसमें व्याकरणिक कोटियों से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। मुहावरे 2-2 पूछे गए, है ना। तो मुहावरे हो सकती हैं, कहावतें हो सकती हैं, विलोम शब्द हो सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के होने की गुंजाइश ज़्यादा है। तो आपको ध्यान देना है कि हमें उन शब्दों के साथ ध्यान लगा के ध्यान कि कौन सा शब्द कहाँ पे किस गद्यांश में आ गया, किस पद्यांश में आ गया, उसका तत्सम शब्द आ गया, तद्भव शब्द आ गया, तो अपने व्याकरणिक इन कोटियों पे ध्यान रखेंगे। मिलते हैं आगे की क्लासेस में जहां हम इसके 4 जनवरी 2022 के आए हुए शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। आपको जो सबसे ज़रूरी कार्य करना है वो है हमारे गैलेक्सी टीचर क्लासेस का सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको बांटिए और साथ ही साथ जो कुछ सुझाव आपको देना है और साथ ही साथ जिन प्रश्नों में आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आप जानना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात कि आपके इस एग्ज़ाम जो अगस्त में होने वाला है के लिए आपके साथ सदा बना हुआ है हमारा गैलेक्सी टीचर क्लासेज। आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं कुछ बनने का, आपका संकल्प है टीचर बनना, हमारा संकल्प है आपको टीचर बनाना। तो दोनों संकल्प एक साथ जोड़ते हैं। पढ़ाई का, परिश्रम का कोई और विकल्प नहीं होता है। हम इस संकल्प से आगे चलेंगे कि हमें टीचर बनना है और ये उद्देश्य आपका ज़रूर पूरा होगा। बस आपको पढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके शिक्षण शास्त्र पर आधारित होगा। धन्यवाद, आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।